नमस्कार साथियों भारत में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अधिनियम 1989 को हम पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, आपको पता है कि भारत में इन दो जातियों और जनजाति के लोगों को ऐतिहासिक रूप से इनको भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है और ऐसे में इनके ऊपर जो है सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास पे इनको बाधा पड़ी है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता था कि एक बहुत कठोर कानून बनाई जाए ताकि कि इनका जो अधिकार है, मूल अधिकार है, इनसे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनके लोगों के साथ जो वायलेंस हो रही है, इनके साथ जो और सारे एट्रोसिटीज़ हो रही है, उनको कम लाया जाए। और ताकि संविधान में अगर इक्वालिटी दी गई है तो इक्वालिटी इन ट्रू सेंस इनके पास पहुँचे। अगर संविधान में जस्टिस दिया हुआ है तो जस्टिस इन ट्रू सेंस इन लोगों के पास पहुँचे। तो ये कैसे पहुँचेगा? दैट्स वाई वी नीड अ वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ, और उसी का एक जो रूप है वो SC/ST एक्ट 1989 के रूप में सामने आया, जो SC/ST लोगों को बचाता है कि उन पर अत्याचार ना हो पाए, उन पर वायलेंस ना हो पाए। तो पहली बातें मैंने लिखकर बताई है कि ये अत्याचार होने से पहले उनको प्रिवेंट करने का काम करता है। SC/ST एक्ट किन पर लागू होता है? तो वो अगर आप SC/ST नहीं हैं तो उन सब पर लागू होता है, यानी कि नॉन SC/ST पर लागू होगा SC/ST एक्ट। ठीक है, नॉन SC/ST अगर 2 SC है या एक SC है और दूसरा कोई ST है और इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, या 2 ST/ST है उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाए, तो क्या SC/ST एक्ट लागू होगा? द आंसर इज़ नो। यानी कि आपस में अगर SC/ST एक्ट या इन दोनों के ऊपर हो जाए, इन पर SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन अगर एक SC है और दूसरा नॉन SC है तो उन पे जो है वो लागू हो सकता है SC/ST एक्ट, और ये बहुत स्ट्रिंजेंट कानून है, हम आगे देखेंगे। साथियों, इस एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी दी कि आप क्या करेंगे कि एक कानून बनाएंगे और इस कानून को जो है वो पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट करने का काम दिया गया किनको? स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की सब्जेक्ट है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कानून 1989 में बनाई। SC/ST एक्ट में अगर कोई ऑफेंसेस होता है तो वो ऑफेंस कॉग्निजेबल माना जाता है। कॉग्निजेबल किसको कहते हैं? इसका मतलब ये है कि पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। आपको बेल लेना हो तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन से बेल नहीं मिलेगी। नॉन कॉग्निजेबल होता तो बेल आपको पुलिस स्टेशन से मिल जाता, वारंट आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट की आवश्यकता होती, लेकिन ये सारे की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कॉग्निजेबल है होता है इसका ऑफेंस। आपके इतना सीरियस ये मैटर होता है SC/ST एक्ट जब लगता है तो DSP से कम जो है वो ऑफिसर इसको जो है वो जांच भी नहीं कर सकता, यानी इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो DSP जैसे उससे छोटा रैंक का कोई ऑफिसर जो है वो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप इसकी सीरियसनेस देख सकते हैं, कितना कठोर कानून बनाया गया। 30 दिन के अंदर ये DSP जो है वो क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा और अपनी रिपोर्ट पूरे पुलिस की मुखिया, उस राज्य के जो मुखिया होती है, डायरेक्टर ऑफ DGP, उनको जो है वो भेजेगा इस पूरी रिपोर्ट को। अगर वो पूरी रिपोर्ट वहाँ चले जाती है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि एक स्पेशल कोर्ट बनेगी। उस स्पेशल कोर्ट में जो है इसकी सुनवाई होगी, और ये स्पेशल कोर्ट बनाने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। हालांकि वो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि उस राज्य के CGI के साथ भी मिलकर जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल कोर्ट बनाने की जो है वो बात कर सकता है। और वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप ये भी बात देखेंगे कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी चाहिए, कि लोगों सरकार के तरफ से भी लड़ने वाले लोग चाहिए। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो भी वही बन सकता है जिसको 7 साल का वकीली का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, मिनिमम पनिशमेंट की बात करें तो मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 5 साल तक का पनिशमेंट हो सकता है। किसी किसी केसेस में मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम में डेथ सेंटेंस भी आपको हो सकता है अगर SC/ST एक्ट में आप फंसेंगे तो। यानी SC/ST एक्ट जो है वो आप ये देखिए कि कितना स्ट्रिंजेंट है कि डेथ सेंटेंस भी आपको मिल सकता है। अगर आप कोई पुलिस ऑफिसर हैं और आप मंगनी राम की तरह के पुलिस ऑफिसर हैं, ठीक है, ये आपको ज़रूरी जानना है कि आप पे सेक्शन 4 भी लग सकता है। आपने क्या किया कि FIR जो है वो SC/ST एक्ट के तहत
काम दायर करने से मना कर दिया या आपने अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाई, तो वैसे पब्लिक सर्वेंट जिसने अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाई और वो SC/ST का है नहीं, ठीक है, यानी कि नॉट अ मेंबर ऑफ SC/ST, उसकी जाति SC/ST नहीं है और डेलिबरेटली वो जानबूझकर अपनी ड्यूटीज़ को मिस कर रहा है, जानबूझकर उसने FIR नहीं जो है वो लॉन्च की, जानबूझकर वो जो है वो SC/ST एक्ट के अंदर जो प्रोविज़न है उसके तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसको 6 महीने तक की पनिशमेंट हो सकती है। यानी कि पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी पनिशमेंट की जो है वो जिम्मेदारी इसमें दी गई। 1995 में ये कहा गया कि अगर जो विक्टिम है, विक्टिम के को क्या किया जाए, तो जो जिला के DM है या SDM है ब्लॉक लेवल पे, वो क्या करेंगे कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो इमीडिएट रिलीफ दे जो विक्टिम है उसको, चाहे वो कैश के रूप में हो, काइंड के रूप में हो, फूड के रूप में हो, किसी भी तरीके का मेडिकल ट्रांसपोर्ट, कोई भी तरीके का अगर जो विक्टिम को चाहिए मदद, वो मदद वो पहुंचाएगा। अगर कोई ऐसा एरिया है जहां सबसे ज़्यादा SC/ST वायलेंस एट्रोसिटीज़ दिख रही है, तो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी कि वहाँ एक पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करेगी या वहाँ एक ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट करेगी जिसका सिर्फ़ और सिर्फ ये काम होगा कि ऐसे वायलेंस को कम किया जा सके, ऐसे वायलेंस को देखा जा सके, ऐसे वायलेंस को मॉनिटर किया जा सके, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। यानी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी क्वालिफाइड ऑफिसर को जो मॉनिटर और मेंटेन करेगा लॉ एंड ऑर्डर, और सिर्फ ऐसे मैटर्स को देखने के लिए। साथियों, 2015 में SC/ST एक्ट में कुछ और चीज़ें जो हैं वो कुछ और ऑफेंसेस शामिल किए गए कि अगर आप नॉन SC/ST हैं और आपने किसी SC/ST को चप्पल की माला पहनाई, या आपने कोई इरिगेशन की फैसिलिटी उनको देने से मना कर दिया, या फॉरेस्ट राइट की कुछ चीज़ें देने से मना कर दी, या आपने डेडिकेटिंग SC और ST वुमेन एज अ देवदासी की तरह से उसको जो है देवदासी की तरीके का दे दिया, या किसी के कास्ट का नाम लेके जो है उसको अब्यूज किया, या कोई सोशल और इकोनॉमिक बाइकॉट उनकी करी, ये सारे ऑफेंस 2015 में जोड़े गए। और इन सारे ऑफेंस के बेसिस पे भी कोई SC/ST जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, ऐप पर SC/ST की जो है वो धारा आप पर लगा सकता है। साथ ही साथ एक प्रजम्पशन भी बन जाएगा। आप ये कह के नहीं बच सकते हैं कि हमको पता ही नहीं था इसका जाति, लेकिन 2015 में ये बातें भी कही गई। अगर आपको पता हो, आप उस विक्टिम या उसकी फैमिली से एक्विटेंड है, यानी परिचित हैं, ठीक है, तो उस केसेस में भी हम ये मान लेंगे कि आपको उसकी जाति का पता था। ये कोर्ट ये बात कहती है कि कोर्ट ये प्रज्यूम करके चलेगी, अगर आप SC/ST से परिचित हैं तो ये कोर्ट ये प्रज्यूम करके चलेगी कि आप उसकी जाति जानते हैं, ठीक है। 2018 में ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि एक ऑर्डर निकाली, और उस ऑर्डर में ये कहा गया कि जब भी SC/ST एक्ट के अंदर कोई भी FIR हो रही है और SC/ST एक्ट के अंदर जो है वो बड़ा मिसयूज हो रहा है उसका, ठीक है, तो अब से क्या होगा कि अगर कोई भी नई FIR करानी होगी तो उससे पहले प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी का परमिशन चाहिए, अगर पब्लिक सर्वेंट के ऊपर जो है अगर आप FIR कराना चाह रहे हैं, यानी सेक्शन 4 लगाना आप चाह रहे हैं, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिन्होंने अपॉइंट किया है उनसे जो है वो परमिशन लेके क्या कीजिए कि आप FIR कराइए SC/ST एक्ट के अंदर, ठीक है। और अगर कोई दूसरा केसेस है, ठीक है, अगर कोई दूसरा केस है, उस केसेस में क्या कीजिए कि आप SSP से जो है वो परमिशन लेके ही FIR दर्ज कराइएगा SC/ST एक्ट के अंदर। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कोई भी FIR SC/ST एक्ट के करने से पहले आप प्रारंभिक इंक्वायरी ज़रूर कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इसी बात को, ये जितनी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही 2019 में इसको कॉल्ड ऑफ कर लिया कि नहीं भाई ये हमसे गलत हो गई। और सरकार ने, आप देखिए कि 2018 में ही
एक कानून बनाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन के बाद पूरे देश में बहुत हो हल्ला उठा कि, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जब डायरेक्शन दिया तो उसके बाद लोग जो है वो सड़क पर आ गए, और लोग देखिए क्या कह रहे हैं, हमें पुराना SC/ST एक्ट चाहिए। ठीक है, और पुराना SC/ST एक्ट चाहिए, और सरकार ने भी 2018 में फिर अमेंडमेंट करा, और अमेंडमेंट के एक्ट करने के बाद सरकार ने कहा कि SC/ST एक्ट के अंदर FIR कराने से पहले कोई भी प्रायर अप्रूवल की कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और प्रारंभिक इंक्वायरी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोई पहले से अप्रूवल की नहीं ज़रूरत है अपॉइंटिंग अथॉरिटी के लिए। अगर कोई सीनियर ऑफिसर्स को जो है वो हम SC/ST एक्ट के अंदर घसीट रहे हैं तो ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर पता होनी चाहिए SC/ST एक्ट के अंदर। ठीक है, बिल्कुल इससे अधिक जानकारी जो है वो प्रीलिम्स लेवल पर कोई ज़रूरी नहीं है, इतनी बातें आपको जानकारी होनी ही चाहिए।